फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग आज बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इनमें अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं लिए गए हैं, लेकिन आपके लिए आगे ऑब्जेक्टिव बेस भी आएंगे। ये इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं हैं अभी तो आपका एक को पेपर है 1 तारीख को, तो उससे पहले हम लोग पहले पूरा मतलब एक एक वर्ड के आंसर्स ही पढ़ेंगे और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उन्हें देख करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका कितना तैयार हो पाया है। ठीक है, और बीच बीच में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें बिल्कुल छोड़ना नहीं है, तो इन्हें आप लोग तैयार करके जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किया। जो इकोलॉजी वर्ड है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के जनक कौन है? तो इकोसिस्टम के जो जनक हैं, फादर ऑफ इकोसिस्टम एजी टांसले हैं। ठीक है, इन्होंने एजी टांसले ने 1935 में जो है इसको दिया, इसीलिए इनको इकोसिस्टम का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी जो होती है उसके जो जनक हैं वो हमारे अर्नीस्ट नीस हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे, जैसे याद रखने के लिए अर्नीस्ट नीस, तो डीप नीस। ठीक है, ई बड़ी ई आ रही है तो डी नी, तो डीप इकोलॉजी को अर्नीस्ट नीस ने दिया है। ठीक है, और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? ये चार्ल्स डार्विन है। अगला है, प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने दी? तो ये भी इन्होंने ही दी थी, चार्ल्स डार्विन ने ही। और मेघ बीजन होता है ठोस CO2 और सिल्वर आयोडाइड का मिश्रण होता है, मतलब सॉलिड CO2 और सिल्वर आयोडाइड AgI का मिश्रण। ठीक है, अगला है, भू परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन होता है? तो आपको पता है कि हमारी अर्थ पे जो ऊर्जा का सबसे मतलब महत्वपूर्ण स्रोत है वो सूर्य है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। यहाँ पे है, हरित क्रांति का संबंध है। आपको कल हमने पढ़ाया था हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं, और विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है इसके जनक के रूप में। तो हरित क्रांति किससे रिलेटेड थी? तो खाद्यान्न से रिलेटेड थी, गेहूं और चावल इन सब के उत्पादन को लेकर के। ठीक है, हाँ, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1966 और 67 में हुई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? तो गेहूं की फसल पर पड़ा। पहले हम लोगों को गेहूं बाहर के देशों से मंगाना पड़ता था, लेकिन अब नहीं मंगाना पड़ता। ठीक है, श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो श्वेत क्रांति जो रिलेटेड है वो दुग्ध से रिलेटेड है, और इसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ठीक है, जो मतलब दूध के उत्पादन को लेकर के श्वेत क्रांति हुई। देखिए, दूध का रंग वाइट होता है, इसलिए वाइट जो क्रांति होगी उससे रिलेटेड जो होंगे वो मतलब दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड होगी, और उसके जो जनक हैं वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। ठीक है, आगे है ऑपरेशन फ्लड। ये भी जो है ऑपरेशन फ्लड भी डेयरी उद्योग से रिलेटेड है। ठीक है, 2,4D क्या है? तो ये खरपतवार नाशी होता है। फलीदार पौधे की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, तो राइजोबियम होते हैं। ठीक है, जो जिनमें गांठें बन जाती हैं पौधे में, वो नाइट्रोजन जो है उसमें उसको इकट्ठा करने के लिए वो गांठें बन जाती है, उसमें नाइट्रोजन इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और जिनमें नहीं, दलदले स्थानों पर जो होते हैं जिनमें नाइट्रोजन वगैरह नहीं मिल पाता, वो दलदले स्थानों पर पेड़ पाए जाते हैं, ये राइजोबियम है। ठीक है, अगला है, जैविक कृषि अपनाने वाला भारत का पहला राज्य जो है, जैविक कृषि अपनाने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो हमारा सिक्किम है। ठीक है, हरी खाद वाली फसलें कौन सी हैं? तो सनई, ढैंचा, लुबिया, उड़द, मूंग, ज्वार है। ठीक है, गेहूं की किस्में कौन कौन सी हैं? ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। सफ़ेद सोना किसको कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। सफ़ेद सोना हमारा रुई, कपास आपने सुना होगा, उसी को कहते हैं। अल्फांसो किससे रिलेटेड है? तो अल्फांसो हमारी आम से रिलेटेड है। बंकी टॉप रोग केले में होता है। ठीक है, बंकी टॉप, ठीक याद रखेंगे, बंकी टॉप मतलब केले से। धान की किस्में ये भी नहीं पूछी जाएंगी, आपको जो इम्पोर्टेंट है वही याद करिए। धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर जो सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है तो वो एजोला यूज़ किया जाता है। ठीक है,
ये हो गया। अब है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र, भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक। तो भारत में जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके जनक कौन है? तो हमारे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा हैं। ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था। देखिए क्वेश्चंस जो रिवाइज हो रहे हैं मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रिवाइज हो रहे हैं, तो इनको भूलना नहीं है, बिल्कुल रट लीजिए। एक बार वीडियो देखिए, ना समझ में आए 2 बार देखिए, ना समझ में आए फिर भी तो 3 बार देखिए, लेकिन बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है। हम नहीं कहते कि आप नोट्स बना के लिखो फिर रटो, लिखने से फिर याद, मतलब लिखने से याद होता है। वो कहावत नहीं है, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। मतलब जितना आप ज़्यादा अभ्यास करते हैं उतना ही आपको ज़्यादा आता है, लेकिन मतलब इसमें आपको बस वो ही है, उसको रिपीट जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको बार बार पढ़ना है। आप बिल्कुल इसको माइंड में सेटअप कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। हरित क्रांति के जनक जो विश्व स्तर पर हैं वो हमारे डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हैं, और भारत में अगर पूछा जाए तो हमारे डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी हैं। श्वेत क्रांति के जनक जो हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। और ये चिपको आंदोलन, ये भी आपको कल वाले क्वेश्चन में था। चिपको आंदोलन के प्रणेता जो हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। चिपको आंदोलन जो था वो वन से रिलेटेड था, और इसमें मतलब कहा गया कि जो है पेड़ से चिपक जाते थे और कहते थे कि पेड़ मतलब काटना है तो मुझे पहले काटो, तो वही चिपको आंदोलन उसको कह दिया गया, पेड़ से चिपक जाते थे लोग। और सुंदरलाल जो बहुगुणा थे इसके प्रणेता थे, इसीलिए इनको वृक्ष मित्र भी कहा जाता है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, भारत का जल पुरुष पूछा था, कि कहा था कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, तो जितने लोगों ने भी दिया हो, पता नहीं दिया कि नहीं, तो ये भारत का जल पुरुष, तो भारत के जल पुरुष जो है डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए बर्डमैन कौन है, तो बर्डमैन जो है हमारे हैं सलीम अली, ठीक है। डॉक्टर सलीम अली को हम लोग भारत का बर्डमैन कहते हैं, ठीक है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया है, जो टाइगर मैन किसको बोलते हैं? देखिए टाइगर आप याद रख सकते हैं, जैसे कैलाश पर्वत है उस पर शंकर जी हैं, ठीक है। आज से सावन से स्टार्ट है, बहुत लोग शंकर जी के पुजारी होंगे, तो वो लोग रिलेट कर लीजिए, ठीक है। मतलब कोई वो नहीं है, इसमें सभी लोग मानते हैं भगवान को। तो यहाँ पे ठीक है, उनके वहाँ पे क्या होता है, एक चीता देखा होगा, ठीक है, उसकी वो बाघांबर पहनते हैं, ठीक है, तो वो है, ठीक। तो टाइगर उससे रिलेट कर लीजिए, और कैलाश पर्वत पे, ठीक है। टाइगर मैन कहाँ रहता है? कैलाश पर्वत पे रहता है, ठीक है। तो कैलाश सांखला, ठीक है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सिन्हा को कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि रविंद्र ने डॉल्फिन ली, ठीक है, तो रविंद्र हो गए रविंद्र सिन्हा जी, और डॉल्फिन से डॉल्फिन मैन, रविंद्र ने डॉल्फिन ली तो डॉल्फिन मैन बन गया, ठीक है। या ठीक है, ऐसे रिलेट कर लीजिए कि मतलब आपको याद रहेगा। अपिको आंदोलन के प्रणेता जो हैं, अपिको, ये चिपको नहीं है, ये अपिको आंदोलन है, इसके पांडुरंग हेगड़े हैं, ठीक है। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये मेधा पाटेकर हैं, बाबा आमटे हैं, मेधा पाटेकर इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ये हमने आपको कल क्वेश्चन जो वीडियो दिया था उसमें बताया था कि जो है चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली गांव से रिलेटेड है, तो ये उत्तराखंड ऑप्शन डी राइट है, ठीक है। अगला देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस हैं, तो ग्रीन हाउस गैस CO2 होती है। ये आपके एक शायद पेपर में केमिस्ट्री में भी आया था ग्रीन हाउस से रिलेटेड। तो यहाँ CO2, CH4, N2O, SF6, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जलवाष्प, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है, उसमें से आपको दिया होगा इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो गैस होती है वो कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो है उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी राष्ट्र कौन सा है जो सबसे ज़्यादा फैलाता है ग्लोबल वार्मिंग को? तो चीन और अमेरिका जो है ये विकसित राष्ट्र हैं, विकसित देश हैं। हमारा जो भारत है वो विकासशील देश है, ठीक है। अभी मतलब पूरा विकसित नहीं हुआ है लेकिन विकास की ओर अग्रसर है। तो ये जो चीन और अमेरिका हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, ओके। सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश चीन है, ठीक है। आप लोग अब समझ गए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी हैं मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इन्हीं दोनों में से कोई सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता होगा, तो ये चीन है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस को सबसे पहले पहचाना किसने था? तो ग्रीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर ने पहचाना था इसको। हरित गैस प्रभाव की अनुपस्थिति में भू सतह का तापमान कितना होता है? तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
ठीक है। कौन सी गैस प्रकृति के में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ओजोन जो है वो हमारी प्रकृति में पाई जाने वाली वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है। वायुमंडल के बाहर ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर से रिलेटेड कल हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस भी किया था। इसमें पूछा गया है कौन सी वैश्विक ताप के लिए जिम्मेदार है? वैश्विक तापन के लिए ये सभी जिम्मेदार हैं, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस जितनी भी होंगी वो सभी जिम्मेदार होंगी। तो यहाँ पे CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दी हुई है, ये सभी रिस्पॉन्सिबल हैं, तो सभी सही हो जाएगा। ठीक है। और ये पर्यावरण से संबंधित कुछ अधिनियम है, कल भी हमने कुछ अधिनियम को डिस्कस किया था, आपका रिवाइज हो जाएगा, इसे पढ़ लीजिए फिर से। ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 में लागू हुआ। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन संरक्षण 1980 में लागू हुआ। तो पहले देखिए, पहले जीवों को संरक्षित करना है। अब तो भाई तो वनों को संरक्षित रखेंगे तभी तो हमारे जीव संरक्षित होंगे। तो पहले योजना ला दी, कहा कि जीवों को संरक्षित किया जाए। तो भाई जीवों के संरक्षण पे ध्यान दिया जाने लगा 1972 में। फिर क्या हुआ, कहा कि वन ही नहीं है तो हम जीवों को कैसे संरक्षित करें? तो कहा चलो ठीक है, वनों को अब संरक्षण करो, वनों को संरक्षण दो। तो 1980 में वनों को संरक्षित करने लगे। ठीक है। तो ये वन संरक्षण अधिनियम हो गया। फिर वायु प्रदूषण का, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो है वन तो लगा दिए हैं लेकिन अभी जो है ये कुछ हो नहीं पा रहा है, तो वायु प्रदूषण रोकथाम ला दिया। ठीक है। क्योंकि जब वन होंगे तभी तो हमारी वायु मतलब वायु प्रदूषित नहीं होगी, मतलब शुद्ध रहेगी। तो 1981 में वायु प्रदूषण ला दिया। ठीक है। और फिर पर्यावरण संरक्षण, अब कहा कि इन सबसे भी अगर जब कुछ नहीं हो पाया तो उन्होंने कहा कि चलो पर्यावरण संरक्षण लाते हैं, कि पर्यावरण मतलब अपने चारों ओर सब कुछ सबकी जो है संरक्षण करो। तो मीन्स 1986 में हमारा क्या आ गया, पर्यावरण संरक्षण आ गया। ठीक है। यहाँ पे फिर आते हैं राष्ट्रीय वन नीति। ठीक है। फिर पर्यावरण संरक्षण के बाद वन नीति आई 1988 में। जल प्रदूषण रोकथाम 1974 में आया। उपभोक्ता संरक्षण आया हमारा 1986 में। 1986 में हमारे दो आए, पर्यावरण संरक्षण और उपभोक्ता संरक्षण। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। और उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस होता है। ठीक है। याद है कि नहीं? ध्वनि प्रदूषण नियम जो आया वो 2000 में आया। तो अपनी जो बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ 2000 होगी, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ से याद कर लेना, 2000 में आया था। ठीक है। जब हमारा बर्थ हुआ था। ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ 1992। द्वितीय सम्मेलन जो हुआ वो जोहान्सनबर्ग में हुआ। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में 2002 में हुआ। ठीक है। कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ 2002 भी होगी, तो उसमें आप लोग याद रखेंगे कि जो है दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है। सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, क्योंकि भाई इसमें सेकेंड ईयर BA BSc BCom सभी सेकेंड ईयर के भी देख रहे हैं, थर्ड ईयर के भी देख रहे हैं। ठीक है। तो कोई भी जो है हो सकता है 2002 के होंगे। ठीक है। सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून 1974 को मनाया गया। क्यों? क्योंकि 1974 में जो है ये जल प्रदूषण रोकथाम ये यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाए थे, और तभी जो है ये विश्व पर्यावरण दिवस फिर मनाया गया, वन संरक्षण लाने के बाद ही मनाया गया था। ठीक है। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि से रिलेटेड हैं। अब भारत में कितनी आर्द्र भूमियां हैं ये बताएंगे आप लोग कमेंट करके। जल अधिकार अधिनियम जो है, जल अधिकार बोल दिया, जंगल अधिकार अधिनियम जो 2007 में लाया गया। ठीक है। 2007 में जंगल अधिकार अधिनियम लाया गया। तो इतना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें भी आप लोग देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है। UNEP। ठीक है। तो UNEP क्या है? हमारी UNEP है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। इसका मुख्यालय हमारा नैरोबी केन्या में है। ठीक है। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, स्थापना 5 जून 1972, मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। और इसका काम क्या है? संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी, देखिए इसका फुल फॉर्म में ही लिखा है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम को ये देखता है। और ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है वो भी इसी के द्वारा दिए जाते हैं।
फिर अगला है IUCN, ठीक है। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। देखिए ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो IUCN जब आ जाए मतलब कंजर्वेशन ऑफ नेचर है तो मतलब संरक्षण से रिलेटेड है। तो ये जीव जंतुओं, रेड डेटा बुक, आपने कल एक क्वेश्चन पढ़ा था रेड डेटा बुक से रिलेटेड। तो रेड डेटा बुक में क्या होता है? जो संकटग्रस्त जीव हैं, मतलब जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, तो उनसे जो मतलब उन जीवों के नाम वगैरह यहाँ पे दिए रहते हैं, ठीक है। तो 5 अक्टूबर 1948 में जो है IUCN की स्थापना हुई, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मुख्यालय हमारा मार्गस स्विट्जरलैंड में है। संकटग्रस्त जीव जंतुओं और पादपों से संबंधित रेड डेटा बुक जारी करता है। WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि। इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था ये 29 अप्रैल 1961 में, ठीक है। इसका जो चिन्ह है वो पांडा है, जॉइंट पांडा, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है, ग्लैंड जगह है वहाँ पे। प्रतीक है जॉइंट पांडा। यह वन्य जीवों की, जैसे पांडा है, पांडा क्या है? एक वन्य जीव है ना, तो उसकी देखभाल पर नजर रखती है और रख रखाव संबंधी सभी मानदंडों को पूरा करती है। मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो भी प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि का है वो ये प्रबंध करती है, ठीक है, जीवों की देखभाल करती है। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी एक क्वेश्चन आया था कल। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कनाडा में हुआ, 16 सितंबर 1987 में हुआ। शायद आपको बोरिंग लग रहा हो इसलिए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं मतलब हैं, लेकिन आप अगर ये पढ़ लेंगे तो ये वीडियो मतलब माना कि 15-20 मिनट का वीडियो आपको देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये याद हो गया ना तो सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, आगे भी आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में 16 सितंबर 1987 में जो है हुआ था। ओजोन परत के क्षरण को ये रोकने का काम रोकना इसका मतलब उद्देश्य था। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। अब 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, 15 सितंबर को इंजीनियर डे होता है, 14 को हमारा हिंदी दिवस होता है सितंबर में, ठीक है। तो कल कुछ हम लोगों ने डे भी डिस्कस किए थे शायद, तो उन्हें अगर डे अभी डिस्कस नहीं किए हैं तो हम लोग डे डिस्कस कर लेंगे, एक सेपरेट वीडियो होगा, बहुत ही आसानी से आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। रियो पृथ्वी सम्मेलन ये ब्राज़ील में 1992 में हुआ था। सतत विकास हेतु एजेंडा 21 की स्वीकृति हुई थी इसमें। जोहान्सनबर्ग जो है पृथ्वी सम्मेलन ये 2002 में सतत विकास पर विशेष बल, गरीबी उन्मूलन हेतु एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान आकर्षित करने पर बल दिया गया इस कार्यक्रम में। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाएंगे, अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, जो भी BA BSc BCom के छात्र हैं और जिन्हें पर्यावरण का पेपर देना है, तो वो सभी लोग इस वीडियो को देखें, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।